नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ रितेश माथुर। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा शो तेजस 24। और बड़ी खबर, सबसे पहले तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी हनुमान जयंती के मौके पर आज गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। पूरे देश में भगवान हनुमान के 4 धाम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरे देश में लगने वाली हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा है। पहली प्रतिमा शिमला में 2010 में लगाई गई थी। वहीं दक्षिण में रामेश्वरम में ऐसी ही एक प्रतिमा के निर्माण कार्य जारी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती करेंगे। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मारुति मंदिर में शाम 6 बजे महाआरती की जाएगी। राज ठाकरे हनुमान जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 17 अप्रैल को शाम 7 बजे रात 11 बजे के बीच महाप्रसाद का कार्यक्रम है। राज ठाकरे ने हाल ही में 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। मुंबई में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई के मंदिरों में लाउडस्पीकर मुफ्त बांटे हैं। एमएनएस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उससे पहले ही बीजेपी ने लाउडस्पीकर बांटने शुरू कर दिए हैं। मोहित कंबोज ने कहा, देश भर के मंदिरों को मुफ्त लाउडस्पीकर देंगे। महाराष्ट्र से निकल करके अजान और हनुमान चालीसा विवाद अब उत्तर प्रदेश तक भी आ चुका है। महाराष्ट्र से शुरू लाउडस्पीकर विवाद अब वाराणसी तक जा पहुंचा है। वाराणसी में अजान के वक्त मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान जयंती के मौके पर 21 मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वाराणसी में अजान के समय 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर किया जाएगा। धीरे धीरे सभी मंदिरों में भी लाउडस्पीकर लगेगा। वहीं अजान की तेज आवाज से परेशान होकर कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की और जीत से पहले जनता से कई वादे भी किए। बताया जा रहा है कि इसी बाबत आज सीएम भगवंत मान पंजाब की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया है। 14 अप्रैल को जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मान ने कहा था कि 16 तारीख को हम पंजाब के सभी लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की आसनसोल सीट और विधानसभा की बालीगंज सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। इन दोनों सीटों पर मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। टीएमसी ने आसनसोल सीट से अभिनेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बालीगंज से बाबू सुप्रियो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सिर जीत का ताज पहनाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। इस सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस सीट के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। बोचहा में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी आरजेडी के बीच है। परिणाम किसी भी दल के पक्ष में आए, इतना तय है कि बोचहा के नतीजे बिहार के भविष्य की राजनीति से जुड़े कई प्रश्नों का जवाब दे जाएगा। देश भर के 1,17,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में आज से टेली परामर्श सेवा शुरू होगी। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की 4वीं वर्षगांठ पर इसका शुभारंभ होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। मंडाविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। राजस्थान के दौसा में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, जिसको लेकर अब बीजेपी पानी के इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में है। इसी कड़ी में आज से बीजेपी सांसद दौसा में मटका फोड़ आंदोलन करेंगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी योजना राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। पिछले कई दिनों से यहाँ नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। सपा अध्यक्ष और भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शिवपाल यादव ने अपने राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सभी राज्य कार्य समितियों को भंग कर दिया है। राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिया गया है। शिवपाल ने साथ ही पार्टी प्रवक्ताओं को भी हटा दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश से हाथ मिलाया था, लेकिन अब एक बार फिर से चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास दिखाई दे रही है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 30 से ज्यादा झांकियां शामिल होंगी। ये शोभा यात्रा शाम 4 बजे विट्ठल मंदिर, फूल चौक, नवीन बाजार से निकाली जाएगी। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का समापन धर्मसभा के बाद होगा। शोभा यात्रा में छत्तीसगढ़ अंचल के पंथी नृत्य, राउत नाचा, आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस मौके पर कई तरह की झांकियां रायपुर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक महिला बीते 6 दिन से लापता है। महिला का अब तक सुराग नहीं मिला। महिला का नाम लक्ष्मी है। वो खरगोन हिंसा वाले दिन से लापता है। लक्ष्मी अपने बच्चों की खोज में घर से बाहर निकली थी, लेकिन इसके बाद से ही उसका कोई आता पता नहीं है। मां के लापता होने के बाद से घर में बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा कि महिला का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उम्मीद है जल्द ही महिला के बारे में कुछ पता चल पाएगा। रामनवमी के दिन खरगोन में हुई हिंसा के बाद दंगाइयों ने एक घर में आग लगा दी, साथ ही लूटपाट भी की। इस घटना के बाद परिवार में एक लड़के की शादी टूट गई। लड़की वालों ने कहा कि पहले वो ये मोहल्ला छोड़ें, फिर वो अपनी लड़की की शादी उनके परिवार से करेंगे। तो ये कारण कि ये यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, तो ये पत्थरबाजी चल रही और हर चक्कर ये होता है। ये 4-5 बार हो चुका। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जले हुए मकानों को फिर से सरकार बनवाएगी। सीएम ने खरगोन में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई को भी सही बताया है। खरगोन हिंसा में शामिल 121 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि 3 ऐसे लोगों के खिलाफ भी हिंसा का केस दर्ज कर दिया गया, जो बीते 1 महीने से जेल में बंद थे। ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया निराश हैं, क्योंकि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में कुश्ती को शामिल नहीं किया गया है। वहीं स्पोर्ट्स प्रोग्राम से कुश्ती के अलावा तीरंदाजी और निशानेबाजी जैसे खेलों को भी हटा दिया गया है। अभी है इंग्लैंड में, तो उनमें भी हमारी अच्छी तैयारी चल रही है और ये बिल्कुल बहुत दुख की बात है कि गेम्स से हमारे हटाया जा रहा है। पर अभी देखो पहल है और हमारी WFI है, जो फेडरेशन है, जो उनकी वे अभी कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये वापस आ जाए। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी और बलराज भाटी गैंग के 4 शार्प शूटरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए सभी शूटर अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे। नागेश नाम का एक शार्प शूटर भी है, जो कि सुंदर भाटी गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। इनके पास से हमको भारी मात्रा में अवैध असले मिले हैं। मुजफ्फरनगर में नई मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश अमीर हसन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अमीर अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस, साथ ही एक मोबाइल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अमीर हसन देसी पिस्टल सप्लाई करने का काम करता था और 20 से 25,000 में लोगों को बेचा करता था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस उसके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने रेप के 3 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अलीगढ़ के थाना अकबराबाद इलाके के दिल्ली कानपुर अलीगढ़ NH के पास ऑटो में सवार 3 अज्ञात लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया था। महिला संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल मौका मुआयना कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा 250 से अधिक CCTV फुटेज देखते हुए अभियुक्त की पहचान की गई एवं उसके ऑटो को भी पहचान किया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है। बारामूला में आतंकियों ने एक सरपंच को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। सरपंच का नाम मंजूर अहमद बंगारू बताया जा रहा है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। आतंकी प्रवासी मजदूर, दुकानदार से लेकर कश्मीरी पंडित तक कई लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कि घाटी में माहौल खराब किया जा सके। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं, जहां एक सेमी ट्रक पुल से नीचे गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी पुलिया से नीचे गिर गया है। उस बात को लेकर हम यहाँ आए। मालूम पड़ा कि यहाँ टाटा मैजिक वाहन है जो पुलिया से नीचे गिर गया है, रेलिंग तोड़कर, और नीचे पड़ा है। उसमें नारियल पानी भी भरा हुआ था।
यूपी और एमपी की तरह गुजरात के खंभात में भी दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण करके बनाए गए कुछ स्ट्रक्चर्स को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। रामनवमी के दिन जुलूस के बाद अचानक से खंभात में पथराव शुरू हो गया था, जिसकी जांच के बाद ये सामने आया था कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात की भूपेंद्र सरकार भी दंगाइयों और माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शामली में भू माफिया के खिलाफ एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर चला है। शामली के पुलिस प्रशासन ने तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। तालाब की जमीन पर भू माफिया ने अवैध तरीके से बाउंड्री कर मालिकाना हक जमा लिया था, जिसको प्रशासन ने ढा दिया। योगी सरकार 2.0 के बाद से लगातार यूपी के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन में है। इससे पहले शामली में ही सपा एमएलए नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला था। करौली हिंसा पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से संदेश देने की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वालों के लिए भी ये खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश जारी करें। दरअसल नवरात्र के दौरान करौली में हिंसा हुई थी, कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। नॉनवेज विवाद के बाद जेएनयू में एक और नया बवाल शुरू हो गया है। हिंदू सेना ने जेएनयू के गेट पर भगवा झंडे लगा दिए। झंडे के अलावा हिंदू सेना ने विवादित पोस्टर भी लगाए। इन पोस्टरों पर हिंदू सेना की तरफ से भगवा जेएनयू लिखा गया था। जेएनयू में लगे भगवा झंडे और पोस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने तुरंत हटवा दिया। अभी रामनवमी के दिन भी जेएनयू कैंपस में भारी बवाल हुआ था। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद दोनों गुटों में मारपीट भी हुई थी। मैनपुरी के आंग रोड के पास खेतों में भीषण आग लग गई, जिसमें खेतों में कटे रखे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आग की लपटों में अब दूसरे खेतों के आने का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण आग को बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फसल कैसे धू-धू कर जल रही है और ग्रामीण आग को बुझाने में जुटे हैं। आज हरियाणा के पानीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कार में अचानक से आग लग गई। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला, जिससे 3 लोगों की जल करके मौत हो गई। मुंबई के माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस की 3 बोगियां डिरेल हो गई। 3 डिब्बों के पटरी से उतर जाने के बाद एक अन्य ट्रेन से समानांतर ट्रैक पर टकरा गई। संयोग अच्छा था कि कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि दादर पुडुचेरी चालुक्य एक्सप्रेस दादर टर्मिनल से डाउन फास्ट लाइन पर प्रवेश कर रही थी। तभी सीएसएमटी गडग एक्सप्रेस ने उसे पीछे से क्रॉसिंग पर टक्कर मार दी, जिससे पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। यूपी के आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाल बच गए। केंद्रीय मंत्री ताजनगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भीम नगरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। जिस वक्त हादसा हुआ, केंद्रीय मंत्री मंच से संबोधन कर रहे थे, तभी तूफान आया और बिजली गुल हो गई। इस बीच कुछ लाइटें गिर गई, जिससे 6 लोग घायल हो गए। हादसा होने से भीम नगरी में हड़कंप मच गया। दिल्ली के ऑटो टैक्सी संगठनों ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के ऑटो टैक्सी संगठन ने 18 से 19 अप्रैल को हड़ताल की चेतावनी दी है। ऑटो टैक्सी संगठनों ने सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल की घोषणा की है और अगर ऐसा होता है तो इन 2 दिनों में दिल्ली को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी कड़ी में अब ऐप बेस्ड टैक्सी चलाने वाले संगठनों ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। दिल्ली में शुक्रवार को दर्ज हुए 366 कोविड केस 27 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही अब संक्रमण दर 3.95% पहुंच गई है। संक्रमण की यह दर 3 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अब फिर से सक्रिय कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, जो 7 मार्च के बाद सबसे ज्यादा पाई गई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1072 तक पहुंच चुकी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां इन दिनों गर्मी और लू अपने चरम पर है, तो वहीं पटना में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है।
राजधानी पटना में गर्मी से बचने के लिए लोग बेल का शरबत और जूस, शीतल पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पटना, गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद में लू के प्रभाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक वीजा जारी करने के आदेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन से स्वदेश वापसी करते हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद नवाज शरीफ और उनके साले इश्कदार के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा याफ्ता नवाज इलाज के लिए 2019 से लंदन में रह रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपदस्थ पीएम इमरान खान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शहबाज ने इमरान पर 14 करोड़ के हीरे की ज्वेलरी दुबई में बेचकर राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कानूनन विदेशी दौरे पर मिले उपहार को सरकारी कोषागार में जमा कराना होता है। मीडिया से मुखातिब हुए पीएम शहबाज ने इमरान खान पर हमला बोला। विदेशी गिफ्ट में घपलेबाजी की जांच FIA ने शुरू की है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में इमरान सरकार गिराने में अपनी भूमिका से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि 75 सालों से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अहम संबंध रहे हैं। हम पाकिस्तानी संसद में चुने गए नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई देते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी शहबाज शरीफ सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। PTI के प्रमुख इमरान खान द्वारा चुने गए नियाजी के खिलाफ 25 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नियाजी ने 14 अप्रैल को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 16A के तहत मैं प्रधानमंत्री के अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। भारत ने POK में चुनाव को दिखावा करार देते हुए खारिज कर दिया है। भारत विदेश मंत्रालय का कहना है कि कश्मीर में उस हिस्से पर अपने अवैध कब्जे को छिपाने के लिए पाकिस्तान चुनाव का मुखौटा इस्तेमाल करता है। POK में चुनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि पाकिस्तान का इन भारतीय क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है और उसे उन सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए जहां उसने अवैध कब्जा कर रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के ब्रिटेन स्थित घर के बाहर 17 अप्रैल को प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। जेमिमा ने विरोध प्रदर्शन का एक पोस्टर शेयर किया है। इमरान की पूर्व पत्नी ने कहा कि मेरे घर के बाहर प्रदर्शन मेरे बच्चों को निशाना बनाना और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी गालियां देना लगभग ऐसा है जैसे मैं 90 के दशक में लाहौर वापस आ गई हूँ। इमरान खान की एक और पूर्व पत्नी रेहम खान ने पूर्व पीएम पर फिर तंज कसा है। रेहम ने कहा कि इमरान के पास गजब का कॉमेडी टैलेंट है, वो चाहे तो कबीर शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू का अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। रेहम ने इमरान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि खान को बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहिए। रेहम के मुताबिक इमरान के लिए बॉलीवुड को जगह बनानी चाहिए क्योंकि आज इमोशनल और शेरो शायरी कर रहे इमरान बॉलीवुड को ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के रूस दौरे को लेकर उठ रहे सवालों पर सेना ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के ऐन पहले इमरान की मॉस्को यात्रा के फैसले में पूरी तरह सेना की रजामंदी थी। बाबर ने कहा कि इमरान के मॉस्को में रहने के बीच ही रूस का यूक्रेन पर हमला करने का फैसला अप्रत्याशित और शर्मनाक था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।